नमस्कार, अपनों की बात कार्यक्रम में मैं राजीव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 24 अप्रैल से यह कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने की थी। सकारात्मक चर्चा के मंच के तौर पे हम लोगों ने इसका प्रयास शुरू किया। धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। धनबाद के बाहर से, धनबाद से जुड़े लोग जो विदेशों में रहते हैं उनसे, दिल्ली रहने वाले लोगों से, देश के अन्य कोनों से, हम लोगों ने प्रयास किया कि सबको जोड़ करके एक ऐसा पॉजिटिव माहौल तैयार किया जाए जो इस कोरोना काल में जहाँ हम एक-दूसरे से मिलने-जुलने में हम लोगों को कठिनाई है, हम मिल-जुल सकते हैं, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम सकारात्मक चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। आज की जो हेडलाइन मैनेजमेंट जो चल रही है, उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया कि वो भी एक चीज़ें बदलाव की आएँ और हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं कि महसूस कर रहे हैं कि हाल के समय में हेडलाइन मैनेजमेंट भी बदला है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए मेहमानों के साथ आज हम लोग पुनः जुड़ रहे हैं और आज मेरे साथ इस चर्चा में प्रमुख तौर पे भाग लेने वाले डॉक्टर ए.के. सिंह हैं। धनबाद के पहले आईएमए के प्रेज़िडेंट थे, अभी झारखंड आईएमए के प्रेज़िडेंट हैं। डॉक्टर सिंह, आपका स्वागत है। आप चूँकि कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, आप रेड क्रॉस में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं मनोज कुमार मिश्रा जी, अभिभावक महासंघ के ये झारखंड के जनरल सेक्रेटरी हैं और धनबाद के अभिभावकों के लिए एक मंच खड़ा करने में इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। पहले अभिभावकों के जब स्कूल के बच्चे पढ़ते थे स्कूल में तो उनके लिए कोई मंच नहीं था। मनोज जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर प्रमोद पाठक एज यूजुअल जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर प्रमोद पाठक रिटायर्ड एचओडी मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी आईएसएम के हैं और इनका इनकी काफ़ी पकड़ है। जो मैनेजमेंट का पार्ट चल रहा है, मैनेजमेंट और मनोविज्ञान, ये दोनों इनके सब्जेक्ट है और हम लोग इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हर विषय पे लेते रहते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डॉक्टर ए.के. सिंह के से। डॉक्टर सिंह, हम अभी जो वर्तमान स्थिति है, हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। अभी जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में आईएमए का रोल बहुत बड़ा है। आईएमए एक बड़ी भूमिका में है। आज न सिर्फ आप सारे डॉक्टर समूह के लोग पूरी दुनिया में, न सिर्फ धनबाद झारखंड, पूरी दुनिया में लोगों की सेवा कर रहे हैं। अपनी जान को रिस्क में डाल के, अपनी जान को खतरे में डाल के, न सिर्फ आप बल्कि आप साथ-साथ आपके साथ पैरामेडिक्स और नर्सेस और सारे अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आप लोग के साथ खड़े हैं और एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है वैसे देश में जहां पर स्वास्थ्य सेवा के मामले में जीडीपी में खपत कम है, मेडिकल कॉलेजेस कम है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि आपके पास बिल्डिंगें तो हैं लेकिन बिल्डिंगों को चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए उसकी बहुत कमी है। डॉक्टर साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा हमसे। आज की स्थिति में झारखंड में चिकित्सा कर्मी और चिकित्सकों की घोर कमी, ये तो सर्वविदित है। हमारा सब कोई जान रहे हैं, मिनिस्ट्री भी जान रही है, सब लोग जान रहे हैं कि ये हालत है। इसी में अभी काम चल रहा है। हमारे डॉक्टर बहुत ही ओवरलोडेड है काम से, रात दिन एक कर रहे हैं और बहुत, तो हम जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, कुछ कुछ को तो मतलब आराम करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। साथ ही बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे के बीच के कुछ चिकित्सक भी इसी काम से कोरोना से ग्रसित हुए और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये सब दुखद घटना है। हमारे विचार से आपने जो कहा कि बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सब कुछ ठीक है। मैं बहुत दिनों से ये डिमांड करते आ रहा हूँ कि आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मत दीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। आप चिकित्सक लाइए, पैरामेडिकल स्टाफ लाइए, कमी को दूर कीजिए। लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज खुल गया यहाँ झारखंड में, पहले 3 थे अब 6 हैं, लेकिन उसकी स्थिति क्या है सब विदित है। जितना पहले जो सीट था वो भी आप मेंटेन नहीं कर पाए। जितने स्टूडेंट निकलने चाहिए थे एक बैच से, उतना भी नहीं हो पाता है, उससे काफी कम होता है। मैं अभी क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर किसी का, ये तो सर विदित ही है। जहां तक बात है, आप इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि हर चिकित्सकों को सुविधा दें, काम करने का माहौल दें ताकि वो अच्छे से काम कर सके। यहाँ पर है, मैं मानता हूँ कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो झारखंड के हैं, हमारे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अभी हैं हेल्थ के, स्वास्थ्य सेवा के,
वो अपने काम में माहिर हैं और कर रहे हैं अच्छे तरह से, हर डीसी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी, इन्हें कुछ और आगे करना होगा। काहे कि अभी तक सुनते हैं, अभी तक तो यही था कि अब सेकंड वेव, अब थर्ड वेव का भी बात चलने लगी है। अगर थर्ड वेव आ जाता है तो हम नहीं समझते कि झारखंड इतना जल्दी संभाल पाएगा, इससे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। थर्ड, जैसा कि लोगों का कहना है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आ रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा ग्रसित होने का चांस है। तो हमारे यहाँ पेडिट्रिशियन की घोर कमी है, चिल्ड्रन अस्पताल की घोर कमी है, हर जगह कहीं तो है ही नहीं, एक दो जगह छोड़कर, मैं जान रहा हूँ हमारे नॉलेज में है। तो इस तरह के आगे भी सोचना होगा आपको भविष्य में। आपने एक अच्छी बात कही। इसके पहले भी 2 दिनों पहले एक जानकारी हम लोग को मिली, डॉक्टर यशोवर्धन हमारे साथ जुड़े थे, जो एमओएस सेंट्रल मिनिस्टर के थे हेल्थ के। उन्होंने एक अच्छी जानकारी दी कि सरकार ये प्लान कर रही है कि प्रत्येक 2 जिलों पे एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। ये सरकार के एजेंडा में है। तो पाठक डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम करने की आवश्यकता पूरे देश में, जब हम लोग 2 दिन पहले भी चर्चा करें तो इस तरह की बातें उठी थी। तो धनबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या बेहतरी की जाए, क्योंकि देवघर में जब एम्स आ रहा है तो संथाल की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है, लेकिन धनबाद के स्वास्थ्य के सेक्टर में कितनी संभावना आपको नजर आती है कि ये मेडिकल टूरिज्म की ओर भी जा सकता है। वैसी स्थिति में जहां आज भी धनबाद में जो इलाज के लिए लोग बाहर से मरीज आ रहे हैं, वो बड़ी संख्या में बाहर के मरीज। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर देते हैं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ दे नहीं पाते। ना मेडिकल स्टाफ है, ना इक्विपमेंट्स है, ना तमाम चीजें हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसको 2 ढंग से हमको टैकल करना चाहिए था। एक तो हमारा जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ढीला ढाला है, यानी हम प्लानिंग में तो नंबर 1 बहुत टाइम लगाते हैं, और नंबर 2 प्लानिंग होने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन में और ज्यादा टाइम लगाते हैं। यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप जो टाइम लाइन लेके चल रहे हैं उसमें अपना प्रोजेक्ट पूरा कीजिए, नहीं तो कॉस्ट भी भाग जाता है और टाइम भी डिले हो जाता है। तो जब तक आपका प्रोजेक्ट तैयार होता है तब तक उसके तरह के और कई प्रोजेक्ट की जरूरत आ जाती है। तो थोड़ा सा ये स्पीड अप करने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ाना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसमें क्या है कि हम देखते हैं कि अगर मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा बढ़ा के देखिए, ये बेसिकली ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा के हम एडिशनल, जैसा कि एक्सपेरिमेंट हो भी रहा है। लेकिन इस तरह की तैयारी अगर पहले होती तो स्थिति शायद इससे बेहतर होती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब आज की स्थिति में तो जो हो रहा वही हो सकता है, लेकिन हमको ये दिमाग में रखना था, जैसे यूएस वगैरह में क्या था कि वो लोग मई से ही वैक्सीनेशन वगैरह के तैयार थे, और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ने कह भी दिया कि नवंबर के पहले हम लोग प्रेसिडेंशियल चुनाव के पहले वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये है कि कहीं जैसे कि धनबाद की व्यवस्था तो पिछले जो पेंडेमिक 1 हम लोग का कोरोना के वेव 1 जो थी, उस वेव 1 में तो जो तैयारियां हुई उसका लाभ अभी मिल रहा है, लेकिन क्या हम लोग को ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट पार्ट है उसमें आप लोगों की भूमिका का उपयोग बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि एक डॉक्टर इलाज की पूरी प्रक्रिया को समझता है, इलाज के नए नए मॉड्यूल्स को अपनाता है, नए नए इलाज की दवाइयां जो आ रही है जर्नल्स में जो निकल रही हैं उनको पढ़ के और उनकी जानकारी लेकर के इलाज में उसका इस्तेमाल करता है। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब इसमें क्या और सुधार की जरूरत थी, या सुधार की जरूरत दिखती है आपको कि हम लोग कौन से नए मॉड्यूल को अपनाएं? जी डॉक्टर अरुण AK सिंह जी। नहीं, मैं एक चीज जिसमें आपने जो कहा कि आईएमए का क्या इसमें है, एक्चुअली हमारी बात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, और जो अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनसे भी बात हुई थी, बात क्या मीटिंग हुई थी हमारी, और उसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि आईएमए का हर जगह इन्वॉल्वमेंट चाहिए हम लोग तो, आप इन्वॉल्वमेंट दीजिए चाहे नहीं, हम लोग तो लगे रहते हैं उसमें। लेकिन दुर्भाग्यवश ऑर्डर भी हुआ कि हर जिला में, हर जिले में, मैं केवल धनबाद का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा स्टेट का, हर जिले में जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसमें आईएमए का प्रतिनिधित्व रहेगा, ताकि मेडिकल रिलेटेड जो भी हो हम लोग डिस्कस करके उसको सुधार के रूप में कुछ कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अभी जो चल रहा है कि कभी भी कोई जान हानि होती है, देखिए ये तो सही बात है कि जिसके घर में हानि होती है उसकी पीड़ा अपने आप में बहुत है, उसके दुखदाई है, हम लोग उसके प्रति पूरी संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि एक दबाव का माहौल डॉक्टर्स पे बनाया जाता है, जिसमें कोई डॉक्टर्स के ऊपर में मुकदमे भी होते हैं, डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव भी होता है, तोड़फोड़ का प्रयास भी होता है। तो आप लोग एज ए आईएमए प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड, आप लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो सबको, आम पब्लिक को ही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका मरीज का डेथ हो, कोई नहीं चाहता है। ना आप नर्सिंग होम वाले चाहते हैं, ना कोई क्लिनिक वाले चाहते हैं कि उसका डेथ हो। कारण कि जब अच्छा हो जाता है मरीज तो डॉक्टर को जितनी खुशी होती है अंदरूनी, कोई नहीं समझ सकता उसको। लगता है कि एक जान बचा है, उसको सोच लीजिए। लेकिन ऐसा है भी है, जैसा कि आपको पहले ही कहा कि हम लोग को भगवान समझ के लोग आते हैं लोग कि तो बचा ही लेंगे, जबकि मरणासन स्थिति में लेके आते हैं। डॉक्टर कोशिश करता है और नहीं बचते हैं, तो उसके बाद पहले तो डॉक्टर नेग्लेक्ट किया। संजोग से अगर कोई नर्सिंग होम वाले अपना बिल दे दिए कि भाई हमारा इतना खर्चा हुआ, पेमेंट कीजिए, तब और उग्र हो जाते हैं। एक तो मार दिया और पैसा भी मांग रहा है, और तब तोड़फोड़ शुरू होता है। आपने अच्छी बात कही। एक बात और ये आई कि मरीजों के लिए क्या संदेश देंगे जिनको कुछ तकलीफ होती हो? तो जैसा कि पहले से चर्चा आ रही है कि उनको कितने दिनों के अंदर डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट में चले जाना चाहिए, इलाज की क्या पद्धति अपनानी चाहिए, उस पर आप क्या सलाह देंगे? और अभी चूंकि स्थिति क्या है कि कई दिन इलाज के बाद लोग आते हैं, तब तक उनके लंग्स के इन्फेक्शन जो काफी बढ़ चुके होते हैं और इसका इफेक्ट बॉडी के अन्य पार्ट पे भी हो रहा है। जो दवाइयां हम लोग ले रहे हैं बगैर जानकारी के ले रहे हैं, उससे अन्य जगह भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। पहले तो मेरा सबसे यही संदेश रहेगा कि आप ऐसा काम ही नहीं करें कि आपको ये बीमारी आए। सिंपल तीन चार चार चीज है जो आपको, उसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो कीजिए। मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, घर में रहना, लोगों से मिलना जुलना कम करना, इधर उधर नहीं थूकना, इधर करना, ये सब तो पहले आप कीजिएगा। था लेकिन जब अगर तो हो भी गया है तो घर में आप हैं आइसोलेशन में, तो कहीं पहले तो आप टेस्ट करवाइए। अगर पॉजिटिव है तो एकदम गवर्नमेंट का, इंडिया का गाइडलाइन भी है, हमारे धनबाद में भी बार बार ये आता है। हमारे जो उपायुक्त महोदय हमेशा ये मैसेज देते हैं कि भाई आपको इस सर्टेन एज के बाद आप सीधे अस्पताल आइए। आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए हैं जो बच्चे घर पे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और स्कूल आना जाना नहीं हो रहा, पिछले एक वर्ष से अधिक हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। अभिभावक मंच के दो वरीय लोग यहाँ जुड़े हैं। कैप्टन प्रदीप मोहन साय हैं जो झारखंड अभिभावक संघ के धनबाद के जिलाध्यक्ष हैं, और एक मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो मुझे याद आता है पहले से, काफी पहले से अभिभावक संघ की लड़ाई, अभिभावकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये महासचिव है झारखंड अभिभावक संघ के। तो दोनों से मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग इस घड़ी में क्या कर रहे हैं जिससे अभिभावकों के मनोबल को बनाए रखने, और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन अभी ऑनलाइन हो रहे हैं जिसमें ये शिकायतें भी आ रही हैं कि लोग बिना पढ़े या इधर उधर से कॉपी करके जैसे भी करके वो प्रयास कर रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई कितनी बाधित हो रही है और आप लोग इसमें स्कूलों के साथ किस तरह का समन्वय बनाए हुए हैं? सबका धन्यवाद। आज जो ये चर्चा किया जा रहा है बहुत ही सकारात्मक चर्चा है। हमारा देश ही नहीं, हमारा झारखंड और हमारा धनबाद भी इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसके लिए किसी एक को दोष देना बहुत गलत होगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था दोषी है। देश 73 साल पहले आज़ाद हो गया, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कभी सोचा ही नहीं गया। ये जरूर है कि जो डॉक्टर हैं बहुत मेहनत से काम करते हैं, चाहे वो पीएमसीएच के हों, सदर को हों या प्राइवेट हॉस्पिटल में, या जो नर्सें हैं तन मन धन से काम कर रही हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं फिर भी अपने आप को निगेटिव करके फिर उसके बाद काम करती हैं। कुछ अभिभावक या कुछ पेशेंट जब सीरियस हो जाते हैं, आज के समय सबसे बड़ा देखा जा रहा है, डॉक्टर साहब ने जो बताया कि पहले तो वो बताना नहीं चाहते कि हम पॉजिटिव हो गए। जब उनकी समस्याएं बढ़ने लगती है तब वो इधर उधर से फ़ोन करते हैं। ठीक ही बताया उन्होंने, ऑक्सीजन का जुगाड़ करते हैं, कुछ दवाएं आजकल व्हाट्सएप पर आ गई है उसको लेकर के खाना शुरू कर देते हैं।
जब वो उनको सांस का दिक्कत हो जाता है, समस्याएं काफी बढ़ जाती है, निमोनिया अपने अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है, तब वो हॉस्पिटल जाते हैं। शायद इसी के कारण से इतना कैजुअलिटी यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत नमस्कार और इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सिंह और डॉक्टर पाठक ने जो कहा धनबाद के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर में या जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में कहना चाहूँ कि नई फैसिलिटीज या नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने की हमें जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास जितने हैं ऑलरेडी, जैसे बुली में है आपका SSLNT है, यहाँ वाटर के पास, या फिर इस तरह के कितने सारे हैं सदर हॉस्पिटल है, इनको भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास सही है, इसी को अगर हम लोग फिर तैयार कर लें तो कुछ बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और हमारे पास एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा मेडिकल हेल्प के लिए। और ये जाहिर सी बात है, धनबाद को एक काफ़ी समय से है, यह नई बात नहीं है, काफ़ी धनबाद और झरिया तो शुरुआत से काफ़ी फेमस रहा है बिजनेस के मामले में या काम के मामले में। लोगों को झरिया तो लोग एक नज़र से देखते थे कि कुछ नहीं, अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो हमें जॉब तो हम मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ रोजी रोटी मिल ही जाएगी। तो धनबाद इस मामले में शुरू से ही आगे रहा है और जाहिर सी बात है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पेशेंट्स बाहर से यहाँ बहुत आते हैं, लोकल का उतना इन्फ्लो नहीं है जितना कि बाहर से है, तो उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए और जो है उसी को अगर हम डेवलप कर ले तो हम डेफिनेटली बहुत जल्द बहुत अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं। ये तो एक बात है। रहा अभिभावकों का या स्टूडेंट्स के बारे में या बच्चों के बारे में, तो शिक्षा हम किस बात की या क्या सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, ये सोचने वाली बात है। आज स्कूल जो भी बच्चे किसी भी कारण से, जैसे सरकार ने कहा है कि किसी भी कारणवश बच्चों का नाम नहीं कटना चाहिए, अगर किसी का नाम कट जा रहा है या काटा गया है किसी भी कारणवश, तो बच्चे में ये तो कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा है कि पैसा ही एक चीज है जिसके कारण मेरा नाम काटा गया, कल होकर वो पैसा उसके लिए बहुत बड़ा मायने रखेगा और ये समवेयर इज लीडिंग टू करप्शन। कहीं ना कहीं हम ऐसा ही पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो कि एक करप्ट समाज की तैयारी की ओर बढ़ जाता है। इसको हमें रोकना है और इसके लिए सभी को सोचना है, आप, हम और जो स्कूल के प्रबंधक हैं इनको भी सोचना है, ये रुकना चाहिए इस, ताकि बच्चों पर एक गलत सिग्नल न जाए, उनको गलत सोच की ओर न ले जाए। और बहुत सारे गार्जियन से हमारी जैसे बात हुई तो डॉक्टर साहब से भी मैं डिस्कस करना चाहूँ कि बच्चे लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं इस कारणवश, इसको हमें रोकना। ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि बच्चे को डिप्रेशन की ओर न ढकेले, ये फीस के कारण नाम कट गया या किसी ऑनलाइन क्लासेस में उनके नाम काट दिया गया। गार्जियन कभी न कभी कहीं ना कहीं परेशान जरूर होगा, तभी तो फीस नहीं जमा कर पाया। ये सोचने, सबकी सोचने की बात है। जी, मैं डॉक्टर प्रमोद पाठक से जो अभी हम लोग की चर्चा चल रही थी, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर सिंह ने जो बातें कही और उसी के बाद जो बातें निकल के आई हैं, जो हम लोग पहले दिन से चर्चा कर रहे थे कि सकारात्मक चर्चा का ये मंच हम खड़ा करेंगे और ये सकारात्मक चर्चा का मंच जो है ये पॉजिटिव वाइब्स को लेके जाएगा, लोगों के अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए एक प्रयास होगा। उस प्रयास में डॉक्टर साहब ने आज जो बातें बताई और जो संदेश दिया है धनबाद के आमजनों के साथ साथ झारखंड के तमाम लोगों को जो इससे जुड़े हुए रहते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, कि डॉक्टर्स के सम्मान और वहाँ जो काम करने वाले उनके सम्मान और साथ साथ अस्पताल अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में अस्पतालों पे किसी भी तरह का दबाव लोग नहीं बनाए, क्योंकि इससे एक बार एक घटना से कई जगह की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। देखिए राजीव जी, पहली बात जो आपने उठाई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और डॉक्टर्स पर प्रेशर है, तमाम चीजें, तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि अगर डॉक्टर पर दबाव पड़ेगा वो सही तरह से फैसला नहीं ले पाएगा, क्योंकि डॉक्टर का जो काम है वो बड़ा क्रूशियल डिसीजन मेकिंग का है, यानी बहुत ही बारीक ढंग से उसे डिसाइड करना पड़ता है। हर मरीज अलग है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो अलग है, उसका जो बीमारी है उसका जो बैकग्राउंड है वो अलग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा इधर उधर पढ़ के सामान्य ज्ञान को मेडिकल साइंस समझ लेते हैं। तो हमारी समस्या क्या है कि इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज मान रहे हैं, वो बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन को नॉलेज न माना जाए, जो जिस विषय का जानकार है उसी पर निर्णय छोड़ा जाए, तो मुझे लगता है स्थिति बेहतर हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि मेडिकल साइंस लगातार
ट्रायल एंड एरर पर ही चलता है। हम बहुत से मेडिकल साइंस के जो प्रयोग हैं वो एक्सीडेंटल हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का इलाज का खोज हो, चाहे आज जो आइवरमेक्टिन और उसकी बात हो रही है, लेवामेसॉल की जो गोली है वो वायरस में उसके प्रयोग की बात हो रही है, वो सब एक्सीडेंटल है। तो डॉक्टर तो इस तरह के प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वायरस जितना फास्ट म्यूटेट करता है या बैक्टीरिया जितना फास्ट म्यूटेट करता है, ह्यूमन सिस्टम उतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो नेचुरली क्या है कि डॉक्टर चूंकि उसी माहौल में है, उसी से सीख रहा है, तो अगर उस पर दबाव पड़ेगा तो वो सही फैसला नहीं ले पाएगा। इसलिए डॉक्टर पर तो किसी भी हालत में दबाव नहीं डालना चाहिए और उस पर भरोसा करना पड़ेगा। डॉक्टर पर भरोसा नहीं करने से इलाज का असर भी नहीं होता। तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोग सब जुड़े और इस कार्यक्रम में जुड़ के अपनी अपनी बातों को रखा है। अंत में इस फाइनल सबमिशन में हम लोग ये पहुंचते हैं कि जो पेंडेमिक है वो एंडेमिक की ओर कब जाएगी, इसके लिए लगातार चर्चा हो रही है। उसके लिए सरकारें प्रयास कर रही है। कल ही DRDO ने एक नई दवा को उसकी परमिशन भी सरकार ने दी, DGCI ने दी है, और उससे इलाज की व्यवस्था में मुझे लगता है काफी सुधार होगा। साथ ही साथ जो अफवाहों का बाजार है, उस अफवाहों के बाजार से हम सबों को बाहर निकलने की जरूरत है। अफवाहों पे ध्यान न दें। इसके लिए बहुत सारे फैक्ट चेक करने के लिए बहुत सारे संसाधन है। PIB में भी फैक्ट चेक करने का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली की जो वेबसाइट है वहाँ भी आप फैक्ट चेक कर सकते हैं कि उनके कितने फैक्ट्स हैं। साथ ही साथ एक बात जो सबसे अधिक जरूरी है वो ये है कि हमें वैक्सीनेशन से लोगों को जोड़ना है और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लें। इसके लिए आवश्यक है लोग अपने मित्रों को, यार को, दोस्तों को, सबको कम से कम अपने संदेश के माध्यम से, फोन करके, जैसे भी हो, उनको प्रेरित करें कि वो वैक्सीनेशन लें। वैक्सीन के साथ ही इससे बचाव संभव है। वैक्सीन के अतिरिक्त कोई भी बचाव का साधन हमारे पास संभव नहीं है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज की इस बैठक को मैं यहाँ विराम देना चाहता हूँ। कल पुनः 8 बजे रात को हम लोग यहाँ मिलेंगे और एक कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई चर्चाओं के साथ, लेकिन चर्चाएं सकारात्मक होंगी। जो बात हम लोगों ने कही है कि हम सकारात्मक मंच को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ हम सकारात्मक चर्चा के इस जो शुरुआत हुई है इसको भी जारी रखने वाले हैं। आप सब लोग इससे जुड़े और इसके साथ काफी लोगों ने काफी प्रश्न भी भेजे हैं आज। ये बहुत अच्छी, जो जब आप किसी चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं और किसी चीज पे प्रश्न भी लगाते हैं तो दोनों ही चीज आपको प्रेरक का काम करती है। कहीं ना कहीं आप लोग इससे जुड़िए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है या और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हम लोगों ने डिटेल दी हुई है। उस डिटेल के माध्यम से इस लिंक में नीचे में दिया हुआ है, उससे आप अपने व्हाट्सएप करके, ईमेल करके आप जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की बैठक को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।